जैसे तुम्हारे घर के आसपास चारों दरवाजे से या सभी तरफ के जो दरवाजे हैं वो बंद कर दिए, तब ध्यान आता है कि मुझे निकलना है यहाँ से, है ना। ये दीवार फांद के चलेगी। मतलब जब तक हमारे घर का कोई एक आध दरवाज़ा खुला रहता है, हमारा दिमाग क्या रहता है, बंद रहता है। कहाँ खुला रहता है? खुला रहता है तो अंग्रेज से शुरुआत में ही भिड़ गए होते हैं, है ना। बंद रहता है, आज भी बंद रहता है, है ना। अभी 2 दिन पहले का घटना है। मध्य प्रदेश के कॉलेज है सतना में, डॉक्टर हरि सिंह गौड़ केंद्रीय विश्वविद्यालय MP में है, सागर में। कुछ लोग देखे होंगे भारत का नक्शा, तो सागर एक MP का जिला है। तो वहाँ है डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय। वहाँ पर जो प्रशासक है, प्रशासक मतलब जो कॉलेज के मुखिया हैं, उन्होंने कहा कि यहाँ कोई हम धार्मिक प्रवृत्ति नहीं करेंगे। और अभी गणेश पूजा, तो वहाँ 2-4 जो स्टूडेंट यूनियन थे, संगठन जो थे, उन्होंने कहा कि नहीं, हम गणेश पूजा ही करेंगे, बाकी और कुछ नहीं करेंगे। तो वो मना करते, बोले ठीक है, हम नहीं होने देंगे अपने इस कॉलेज को। और उसके अकॉर्डिंग उस कॉलेज के से बाहर निकलने के बाद वो लोग बाहर गए और बाहर से हथियार, चाकू, जो भी उनके पास हथियार था, है ना, सब लेकर के आ गए। हाँ, छुरा, खंजर, हाँ, लाठी, और साथ में तलवार भी थे, और साथ में एक वो लाल वाला झंडा है। हाँ, लाल झंडा, हरा झंडा नहीं, हरा झंडा रहता तो फिर और बवाल हो जाता। लाल झंडा पकड़ के आए और बोले आप देखते हैं किसकी हिम्मत है हमको गणेश बैठाने से रोकने की। आए तो ठीक, चलो ठीक है, गणेश पूजा भी कर लेते, धमकी दे के आए तो। लेकिन किए क्या? पंखा तोड़े, ब्लैक बोर्ड तोड़े। अपने स्कूल का यही तो भारत है ना। अपने स्कूल का नक्शा। चलो ठीक है, धमकी से जबरदस्ती घुस भी आए तो उनको बढ़िया से एक जगह पूजा पाठ कर लेना था, है ना। जो उनका विरोध कर रहे थे बाहर हो गए, तो पूजा करने के बजाय क्या कर रहे थे? पंखा तोड़ रहे थे, कुर्सी तोड़ रहे थे, ब्लैक बोर्ड तोड़ रहे थे। समझ रहे हैं ना। तो भारत के लोग आज भी वैसे हैं जैसे पहले भी वैसे, आज भी वैसे, भी वैसे। हाँ, हमेशा रहेंगे। जैसे पल्लवी कभी नहीं बदली। बन जाएंगे आगे चल के। इसके सामने में ना डॉक्टर पल्लवी लिखाएंगे। चलेगा ना डॉक्टर, या IAS पल्लवी लिखना है। चलिए खैर, तो जब पूरे दरवाजे बंद हो गए चारों तरफ से, जमींदार लोग त्रस्त, जनता त्रस्त। जनता तो त्रस्त थे बेचारा, है ना। इधर से अंग्रेज लूट रहे थे, बचा खोचा वो जमींदार भिड़ गए थे, पटेल भिड़ गए थे, गौटिया भिड़ गए थे। जब इस तरह से सिचुएशन पैदा होता है तो निश्चित है कुछ न कुछ दिमाग में फिर वहाँ से निकलने की वो सोचते हैं। तो जब अंग्रेज आए, इस तरह से शासन उनका पूरा स्थापित हो गया भारत में, तब फिर देखते हैं कि उनका जो भारतीय जनजीवन, मतलब भारत के लोगों पर क्या प्रभाव, कुछ न कुछ तो बदलाव आएंगे ही। तो अंग्रेज ने सबसे पहले जो काम किया वो था कृषि नीति। इसकी जो कृषि मतलब समझ रहे हैं ना, उनका सबसे बड़ा आय का स्रोत, जिसको अपन लगान, रेवेन्यू, टैक्स जो भी कह लें, वो क्या था? खेती ही था। क्योंकि जमींदार से खेती टैक्स ही वसूलते थे, रेवेन्यू लेते थे वो, है ना, लगान वसूलते थे। छोटे छोटे किसान जो रैयत थे उनसे भी लगान ही वसूलते थे। तो उनका अंततः जो फोकस था वो किस पर रहेंगे? कृषि पर, है ना, खेती पर। और खेती पर उन्होंने क्या किया, जितने भी जमींदार थे, ये सन 1789 की बात है ना। 1789 में जितने भी बंगाल के प्रांत के जो जमींदार है ना, इन जमींदारों के साथ समझौता किया। समझौता 2 तरह से किया, एक 10 साल के लिए, फिर आगे चल के उसको 30 साल बढ़ा, है ना। जैसे अपन मैसूर वाला प्रांत जब आएंगे उसमें देखेंगे,
वहाँ पर सीधे सीधे शुरुआत में ही 30 साल किया, और 30 साल की जो है सिस्टम बनाए कि हम भाई 30 साल तक कोई लगान नहीं बढ़ाएंगे नहीं, लेंगे नहीं, थोड़ी ऐसा होता है। 30 साल तक लगान बढ़ाएंगे नहीं, लेकिन लेंगे उतना ही जितना हम पहले लेते रहे थे, या अभी जो हम डिसाइड कर लेंगे, है ना। पहले 10 साल के लिए था, फिर उसको 30 साल के लिए। कब की है? 1789, है ना, 789। और इस बदलाव के तहत उन्होंने भू राजस्व के आधार पर लगान जो है तय किया। भू राजस्व मतलब जैसे कोई 1 एकड़ में खेती कर रहे थे तो उनको 1 एकड़ के हिसाब से लगान, कोई 5 एकड़ का खेती कर रहा था तो 5 एकड़ के हिसाब से लगान, है ना। एक चीज़ और रखा इन्होंने कि भाई हम लगान तो वसूलेंगे, लेकिन कैसा होगा? कुछ जितना उत्पादन होगा। देखिए, जैसे हम खेती करते हैं तो शुरुआत में हमको बीज का पैसा चाहिए, जुताई का, निंदाई का, है ना, बाद में दवाई का, सबका खर्चा चाहिए ना, फिर कटाई, फिर उसको घर तक लाने, ठीक है ना। इन सब खर्चा को काट लेने के बाद किसान को ये छोड़ दिया गया, जमींदार को छोड़ दिया गया, रैयत को छोड़ दिया गया। दरअसल वो जमींदार से ही ये समझौता हुआ था ना, जिसको हम स्थायी बंदोबस्त कहते हैं। मतलब स्थायी मतलब 30 साल 10 साल के लिए स्थायी था। हाँ, वो बदलेंगे नहीं, टैक्स बढ़ेगा नहीं, लेकिन हम जितना आज डिसाइड कर रहे हैं उतना हम 30 साल या 10 साल तक लेंगे। और वो कैसे करते थे? जितना उत्पादन होता था और उस उत्पादन में जो कृषि का लागत मतलब समझ रहे हैं ना, खर्चा, जो बीज का, दवाई का, खाद का, है ना, और जो मजदूर लगते थे उनका, इन सभी खर्चों को निकालने के बाद जो पैसा बच जाता था उसी में से लगान देते, उसी का आधा लगान देते। समझ रहे हैं ना। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए समझते हैं कि कुल वो 500 रुपए का उत्पादन हुआ, और मान लेते हैं इनमें से 300 रुपए इसका लागत मूल्य है, कृषि लागत है ना, जैसे मजदूर, खाद, दवाई, बीज, सब मिला के उसको 300 रुपए का लागत है। अब बचा कितना इनके पास? 200 रुपए, है ना। तो 200 रुपए का क्या ये 50%, 50% मतलब आधा, तो कितना रुपए बन गया ये? 100 रुपए, एक उदाहरण के लिए, है ना। तो वो 100 रुपए का लगान वो वसूलते थे, किससे? जमींदार से, किसानों से और रैयत से, जिनसे उनसे उनका समझौता होता था। कितना लगान वसूलते थे? जितना उसका इनकम होता था, इनकम वाला ना, ये लागत तो ये है, हाँ, खर्चा पानी का जितना उनका बचत होता था उनका आधा। और ये करने वाले कौन थे? कार्नवालिस। कौन थे? कार्नवालिस। एक लॉर्ड कार्नवालिस एक क्या हुए थे? प्रशासक। प्रशासक को क्या बोलते थे? सब भूल गए? जनरल क्या नाम को बोलते थे? जब याद है चाहे पूछ रहे होते। अरे तो उसी का तो हिंदी है ना, क्या था? गवर्नर जनरल। तो जनरल नहीं रे, जनरल। ये एक नाम और था कार्नवालिस का, ठीक है। और इन्होंने एक काम और किया कि जितने एरिया में जो जमींदार बने थे, कोई 5 एकड़ का, कोई 10 एकड़ का, कोई 1 गांव का, कोई 50 गांव का, उनको कहा कि जमीन का मालिक अब तुम हो। जमीन का मालिक क्या है? उनको अधिकार दे दिया कि यहाँ के मालिक क्या होंगे? तुम ही होंगे, जमींदार लोग होंगे। एक काम और किए कि यदि कोई, जैसे हम खेती करते हैं तो जमींदार ने इनको 1 एकड़, इनको आधा एकड़ दे दिया, लगान वसूला। इनको एक और अधिकार दिया। अधिकार ये था कि जैसे कोई किसान जमीन में खेती कर रहा है ना,
और वो इतने जमीन पे खेती कर रहा है और मान लेते 1 साल का टैक्स उनका बना या रेवेन्यू जो है 100 रुपये। देखिए ये फिक्स था ना, 30 साल के लिए लगान जो है फिक्स था। जितना हमको आज दे रहे हैं उतना हम 30 साल तक वसूलेंगे। लेकिन समस्या तब आई, मान लेते जैसे अकाल पड़ गया, है ना। जैसे वहाँ पर हम उसमें देख रहे थे कि कुल उत्पादन उनका कितने का हुआ था, 500 का। लागत कितना आया था, 300 का। मान लेते अकाल पड़ गया, चाहे भारी बारिश का अकाल हो या सूखे का अकाल हो या खेती में बीमारी का अकाल हो सकता है ना। उस कंडीशन में मान लेते इसका 300 रुपये का ही उत्पादन होता। अब 300 रुपये उसका लागत ही आया, 300 रुपये का वो उत्पादन लिया है, तो उनके पास मुनाफा हुआ क्या? नहीं होगा ना। अब इस कंडीशन में भी उनको 100 रुपया टैक्स देना ही है। तभी 100 रुपये। तुम्हारे पास यदि पॉकेट में कुछ भी नहीं है तो भी 100 रुपये देना। आप बताओ, जब 100 रुपये इनके पास, किसान के पास नहीं रहेगा तो वो क्या करेगा? नहीं, काम तो करेंगे ही। नहीं, एक काम और कराते थे। वो ये कहते थे कि जैसे आज होता है ना कि मेरे पास पैसा नहीं है, चल तू पैसा दे। मालिक जो जमींदार थे उसको बोलते थे कि साहब, मालिक, माई बाप, हाँ आज इस साल तो उत्पादन हुआ नहीं, अंग्रेजों को टैक्स देना है, तो ऐसा करो तुम ही दे दो, है ना। मैं अगली साल जब फसल हो जाएगा तो मैं दे दूंगा। अब अगले साल उनको 200 देना है प्लस 100 रुपये को उसको ब्याज भी देना है। अरे 100 रुपये का कुछ तो ब्याज लिए होंगे ना। मान लेते हैं 10 रुपये भी ले रहा है 1 साल का, तो 110 रुपये ये और 100 रुपया उस साल का टैक्स, मतलब कुल मिलाकर के 210 रुपया। अब यहाँ पर जो लाभ ही उनको 200 रुपये का हो रहा था, अब उनको टैक्स कितना देना है? 210। कैसे देगा? फिर से वो कर्जा करेंगे, फिर से उस जमींदार से बढ़ते जाएगा। एक स्थिति और आएगा कि जमींदार ये बोल देगा कि भैया तुम पटा नहीं सकते, ऐसा करो ये जमीन आज से मेरा है, मैं इस जमीन का मालिक हूँ। तो जो थोड़ा बहुत किसान था, जो खेती करता था, वो अब क्या बन गया? मजदूर। उसके मतलब ना काम करने लगा सर इसके अंडर में। समझ में आ रहा है ना। अब बोला है कि इसी जमींदार ने कि ठीक है सुबह का खाना खा लेना, बासी वासी। भाई अपने छत्तीसगढ़ में बासी ज़्यादा चलता है ना, तो सुबह का बासी खा लेना और दिन भर 2 जने काम करके आ जाना। होता था तो मजदूर बन गया वो। अब वो मजदूरी इतनी कम, उस मजदूरी से तो उसका पेट भी नहीं भरेगा। तो कम से कम जमींदार या जो गौटिया थे वो खाने को, पेट भर खाने को तो बात कर रहे थे, दे रहे कि नहीं दे रहे थे वो बात की बात है ना। तो जो मजदूर थे खाने में ही खुश, खाने में खुश सर, उसका तनखा नहीं जो खा सकी ते खाली बड़े मिला के जौने सही होते उतना ही सही क्या सर, है ना। अच्छा अब बताओ मुझे, जब उनको इतने सारे अधिकार मिल गए कि ज़मीन का अधिकार मिल गया, ज़मीन को अपने नाम ट्रांसफ़र करने का, बेचने का अधिकार मिल गया, तो आज के डेट में बताओ जिनके पास 200, 400, 500, 1000, 2000, 5000 एकड़ ज़मीन है, 2000, 4000, 5000 एकड़ जमीन है एक व्यक्ति के पास, है ना। अब वो व्यक्ति कैसे उसको कलेक्ट किए होंगे 5000 एकड़ का मालिक? क्योंकि खुद ही मालिक था ना। तो जिनका भी जमीन लगा, इनका कर्जा बढ़ गया, बोले ठीक है तुम्हारा जमीन मेरे नाम हो गया ना। तो इसमें आगे आएंगे कि देखेंगे एक अंग्रेज गवर्नर जनरल हुए थे, लॉर्ड डलहौजी। अब यहाँ के नीचे में लॉर्ड डलहौजी, हाँ,
जो जलियांवाला बाग में टुक 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 कर या मैंने सुना। हाँ, तो उनको कहते हैं कि हड़प नीति अपनाया था। लेकिन क्या हड़प नीति अंग्रेजों ने ही अपनाया थी या भारतीयों ने भी? भारतीयों ने भी अपनाया था ना, इसीलिए तो छोटे छोटे जमीन को छोटे छोटे किसान को मजदूर बना दिए और खुद ही जमींदार बन गए, खुद ही पटेल बन गए, गौटिया बन गए। गोटिया बने मालिक बने, उसको करोड़ रुपए के हवाए। हमारे गांव में तो एक था ना रतिराम, क्या नाम सर? रतिराम आज तक कुकिंग नहीं जाना सर। मैं केटवाडी के हो ना? हाँ, केटवाडी के ही थे रतिराम। मैं नहीं जाना सर। हाँ, उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो जो है ना, जब अकाल पड़ा यहाँ पर इस एरिया में, तो अपनी पूरी जो कोठी जिसको बोलते हैं ना धान रखना, है ना, तो उसको बाड़ा बोलते थे। बहुत ज़्यादा धान एक साथ रखते थे ना, उसको बाड़ा कहते थे। हाँ, तो वो जो है ना पूरे खोल दिए थे कि जिस किसान को, जिस मजदूर को, जिसको घर में भी खाने को नहीं है, अपने हैसियत के अनुसार अपनी ज़रूरत के हिसाब से ले जा सकते हैं। मैं देखा नहीं हूँ ना, लोग कहते हैं। अभी ये गांव वाले हैं तो ज़्यादा बताएंगे। तो पूछना भी जाके दादा दादी से, बोले रतिराम कौन है? रतिराम गौटिया। उसका एक है कि वो जो है ना पूरे अपनी संपत्ति को खुला छोड़ दिए थे, बोले जिसको जितना ले जाने ले जा सकते। अब देखना कि हमारे आसपास जितने भी गौटिया लोग हैं, कितने काम करके, कितनी मेहनत से उस जमीन को लिए हैं, है ना। और कोई बोले कि मैं इस गांव का गौटिया हूँ, पूछना बोले कैसे कमा खरीदे हो, बता दो। बता देना है ना, बता देना तुम लोग कितना काम किए हो कार्नवालिस के समय में। उनको पूछना कार्नवालिस जो अंग्रेज गवर्नर जनरल हुए थे उसके समय में कितना काम किए मुझे पता है ना, अब बताने की जरूरत नहीं। वो ठीक है, जो कुछ लोग जिनके पास 2 एकड़ 1 एकड़ 3 एकड़ 4 एकड़ 5 एकड़ जमीन है, उनको हुआ था तकलीफ, सच में वो खाए होंगे, है ना। लेकिन जिनके पास 500 एकड़ 1000 एकड़ 2000 एकड़, ऐसे बहुत सारे आज भी किसान हैं जिनके पास हजारों एकड़ जमीन है ना, हजारों एकड़, थोड़ा बहुत। तो अंग्रेजों से ज़्यादा यहाँ के जो राजा थे, जो रजवाड़े थे, जो जमींदार थे, उन्होंने अत्याचार किया है ना। भारत को अंग्रेजों और आज भी उठा रहे हैं। देखिए आज भी कैसे उठा रहे हैं। हमारे पास इतने लोगों के पास एक छोटा सा स्कूल नहीं है पढ़ने की, है ना, और वो जो है अरबों खरबों का संपत्ति लेके बैठे हुए, है ना। हमारे ही ऐसे घर में ऐसे परिवार हैं जिनको शायद 2 टाइम का खाना भी ढंग से नहीं मिलता। यदि सोसाइटी वाला चावल ना मिले तो बहुत सारे घर में चूल्हा नहीं जलेगा शाम को। सही है या नहीं? है ना। और इसी कंडीशन में आज ऐसे भी लोग हैं जिनके पास भारत का, पूरे भारत को खरीदने की क्षमता है। तो ये गैर असमानता हुआ कि नहीं हो गया ना। एक व्यक्ति को खाने को नहीं, एक व्यक्ति जो है पूरा भारत खरीदने को तैयार है। खरीदना नहीं छोड़ेंगे। ये लोग बना के रखे थे सोना चिड़िया, कहाँ गए वो? मिट गया। अब पढ़ो लिखो और नेता बनो, नेता बनो, और ऐसे नेता बनो कि भारत को फिर से हम वहीं पर पहुंचा सकते हैं। नरेंद्र मोदी सर शुरू में ऐसे तुम वैसे कहते थे, पूरा शुरू तो सबने पूरा पैसा खाए तेरे को कुछ नहीं करे सर।
ठीक है। तो आगे वाले समय में या भी आपके परिवार से कोई ना कोई डालते हैं ना, यस सर। तो उनको बताना कि इसका ये क्या है? क्या हाँ, अब ये तो 1 महीने बाद चुनाव होगा ना, यस सर। तो जो भी वोट मांगने आएंगे ना उनको पूछना ये मेरा स्कूल कब बनेगा, है ना, मेरे स्कूल में टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, कब होगा, ये रोड तुम्हारे गांव में उसको ले जाना, उस गाड़ी सहित ले जाना। सब मर गए। चलो ठीक है, ये अंग्रेजों के समय भी लूट रहे थे और आज भी लूट रहे हैं। आज इसलिए लूट रहे हैं क्योंकि हमको इसका पता नहीं है। इसका जब पता चल जाएगा उस दिन हम लूटना छोड़ देंगे, भूल जाएगा। स्थायी बंदोबस्त क्या लागू कर रहे थे? स्थायी बंदोबस्त। एक और आता है महालवाड़ी, जिसका प्रश्न आया था, है ना। ये क्या करते थे? महल का मतलब है आसपास के पूरे गांव को अपने अंडर में ले लेना, है ना। और पूरे गांव के लिए, जिसको आगे गौटिया वगैरह जो नाम आया ना, इसी के उसमें आया कि 2 गांव 3 गांव का एक गौटिया बना देते थे और बोलते थे यहाँ से तुम खेती करो, करवाओ और टैक्स हमको गौटिया से, ठीक है ना। तो जहाँ पर गौटिया का उदाहरण आता है, पूरे गांव की अवधारणा आता है, या पूरे गांव को एक आदमी द्वारा कंट्रोल करने की बात आती है, तो उसको कहते हैं क्या? महलवाड़ी व्यवस्था, है ना। क्या कहेंगे उसको? इसी व्यवस्था को कहाँ लागू किया गया? और पंजाब, अब छत्तीसगढ़ को एक नाम से और जानते हैं, किस पद का सृजन किया गया? हमारे यहाँ चलता है ना गौटिया वाला, है पटेल का, पटेल गौटिया। रैयत मतलब जो छोटे किसान थे, है ना। और जब छोटे किसान, क्योंकि एक गांव में 2, 3, 4, 5, 10 किसान हो सकते थे, उन सबको मिला करके फिर क्या बना दिया? महल, ठीक है, पूरे गांव की व्यवस्था। ये गौटिया क्या करते थे? लगान वसूल करके किसके जमा करते थे? सरकारी खाता मतलब किसका? जमींदार का या अंग्रेज का? अंग्रेज का। और उस सरकारी खाता का जो मुनीम था, हिसाब किताब वाला था, वो कौन था? तो जमींदार किसान थे, जब अकाल पड़ जाता था, कुछ दिक्कत होता था, तो क्या करते थे वो? जमींदार और साहूकार, नाम सुने? साहूकार सुने हो ना? किसको कहते हैं? आज के डेट में ना, जो गांव में पैसा देते हैं ना ब्याज में, उस समय साहूकार कहते थे, आज भी साहूकार है ना। वो तेली वाला साहू नहीं है ना, साहूकार मतलब पैसे वाला। और उससे क्या लेते थे वो? जब नहीं पटा पाते थे तो कर्ज ना पटे तो क्या करेंगे? साहूकार द्वारा जमीन को क्या कर लेंगे? जैसे मैंने पहले ही कहा, पैसा नहीं पटा सकता तो जमीन हो गया, जमीन हड़प। अंग्रेजों से पहले हड़प नीति किसका था? जमींदारों का, है ना, भारतीयों का। ये दस्तकारी और शिल्पकार क्या है? शिल्प क्या है? किसको कहते हैं? कुछ लोग मूर्ति बनाने का काम करते हैं ना, पत्थर का, आजकल पीओपी का, पीओपी मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस का, गणेश और दुर्गा बनाते हैं दिवाली के समय, है ना। और कुछ लोग पत्थर में मूर्तियां बनाते हैं। जो दस्तकार थे या शिल्पकार थे, जो आर्ट और क्राफ्ट वाले थे, है ना, जैसे टोकरी वगैरह बनाते देखो ना, है ना। कुछ कपड़े का व्यवसाय करते हैं, कलाकार जिसको कहते हैं,
हाँ। हाँ समझ। अब ये बताइए, भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन किसका होता था? कपास का, मसालों का, यस सर। और बच गया तो चाय। चाय, यस। सुबह सुबह हम रोज पीते हैं। चाय पत्ती। चाय। क्या हो गया? नींद आ रहा है? नहीं अच्छा है। उनको जब वस्तु बाहर बेचना पड़ता था तो क्या देते थे वो? चुंगी। और ये दूसरा जो देते थे वो? टटका। देखिए ये चुंगी कर तो समझ गए है ना? यस सर। क्या है चुंगी कर? क्या है? यानी सर सामान बेचल दे जावे ना कहीं ना कहीं तो ना और जो वहां के गोटिया तो कुछ देखे ना तो ना मांग के पैसा सर दे कैसे भी। हाँ, बोला कहते चुंगी। चुंगी का मतलब होता है कि जैसे किसी ने ये बोतल बनाया यस सर। बनाई सर। और इसको ले जाना है अंग्रेजों को बेचने, यस सर। है ना? तो अंग्रेजों को बेचने के लिए हमको जैसे ही समुद्र क्रॉस करके उनके देश में जाएंगे तो यहाँ पर टैक्स लगा देगा। यस सर। और वो बोलेगा हम 100 रुपये में बेचना चाहते हैं, तो वो बोलेगा नहीं 10 रुपये हमको देना पड़ेगा, 10 रुपए चुंगी वाला, टैक्स है ना? टैक्स। तो हम इसका कीमत कितना रखेंगे फिर? 110। 110, है ना? यस सर। तो ये जो चुंगी कर था, और एक होता है तट कर। एक आंसर। तट कर का मतलब होता है कि जैसे एक देश से दूसरे देश ले जाना होगा सामान, तो अपने देश से निकलने या उस देश के को छोड़ करके अपने देश आने में, हाँ सर चलता। जैसे यहाँ से पश्चिम बंगाल यहाँ पर है ना, यस सर। यस ये सर। भारत है। यस सर। भारत के से या मान लेते हैं हमको आना है सऊदी अरब, सऊदी अरब तो ये हिस्सा इसका एक सीमा रेखा बनता है, नहीं बनता है बॉर्डर सर। कहते हैं, यस है सर। ना? सऊदी से बॉर्डर। उस बॉर्डर को क्रॉस करने पर चाहे यहाँ से सामान यहाँ लाए या यहाँ से सामान, बीच में जो है हाँ, जो सीमा रेखा है जो देश के, जैसे अमेरिका पक सीमा है ना, यस सर। मेड़ो जेल के था छत्तीसगढ़ हिंदी यस सर। मेड़ो, यस तो सर। जहाँ मेड़ो को क्रॉस करेंगे वहाँ टैक्स देना पड़ेगा। इसलिए में समझ में आ रहा है ना? तो जो तट कर है ना वो मेड़ो वाला टैक्स है कि यहाँ से जैसे कि मोरा ये भिलाई का जो मोड़ है ना यहाँ पर, यस सर। जो अमलीकापुर भिलाई और मोर तीनों के बीच है, अमलीकापुर भिलाई को वहाँ से जैसे क्रॉस करेंगे अमलीकापुर में भिलाई में, तो भिलाई वाले बोले हाँ रुक 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 टैक्स पटा। तब फिर जाबे। समझ रहे हैं ना? यस सर। इधर तखतपुर की तरफ जाना है तो तरकीडी वाले बोलेंगे रुक 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 टैक्स पटा फिर जाना, और किस समय भी सर। हाँ, और वहाँ से सामान लाओगे तो भी टैक्स लगेगा। समझ में आ रहा है ना? Yes, तो उसको कहते थे तट कर या फिर कस्टम ड्यूटी। कस्टम भी। हाँ, कस्टम ड्यूटी। जैसे एक देश है, यस सर। मेरा मान लो ये है भारत। भारत, ठीक है? और एक देश यहाँ पर है, ये है अपना चाइना सर। यूके, यूके। यस सर। है ना, यूनाइटेड किंगडम जो अंग्रेज वाला। यूनाइटेड किंगडम यूके। यस एवरेस्ट मसाला किसान ने बनाया। सर। अब किसान ने कहा अंग्रेजों को कि भाई हम आपके देश से बेचेंगे, तो वो बोले कि ठीक है एवरेस्ट मसाला जैसे 10 रुपये का है, इसमें हम 1 रुपया का कस्टम ड्यूटी लगाएंगे, है ना? और इसको अंग्रेज अपने देश में कितने में बेच लिए? 11 रुपये, ठीक है? अब इसी मसाला को देखो यहाँ भारत के लोग खड़ी बेच रहे थे ना, इसी एवरेस्ट का जो खड़ी मसाला था उसको ले आए और इसको पैकेट में बना दी बढ़िया से, और पैकेट में इनको लागत आया 15 रुपये कुल मिला के, है ना? और जब इसी को भारत में बेचे तो ये 20 रुपये में बेच दिए, जो कम से कम यहाँ भी 5 रुपये लेना था ना, है ना? जब 5 रुपये खुद बढ़ाए तो 5 रुपये इनके में लेना, लेकिन नहीं बढ़ाएंगे तो 1 रुपया और अपने लिए बढ़ाएंगे तो 5 रुपये। तो इससे व्यापार करना आसान होगा? नहीं होगा ना? जैसे अभी अमलीकापुर बाजार लगा था, अब सामान रखे हैं 100 रुपये का, और वो जो बाजार वसूली वाला आया बोले 50 रुपये लगेगा बाजार टैक्स। हम उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन 20 रुपये लेते हैं। अब मान लेते हैं बेचारे जो छोटे व्यापारी हैं 100 रुपये का ले दे के सामान बेचा है और उससे कहीं 50 रुपये का टैक्स लेंगे तो क्या कमाएगा वो? कुछ नहीं। उसको उत्पादन भी लागत भी मिला क्या? नहीं तो किसानी करना छोड़ेगा तो चलाएगा।
छोड़ देगा ना, छोड़ेगा ही, घाटा होगा बार बार। यस सर, छोड़बे छोड़ी सर। समझ में आ रहा है ना? तो ये अंग्रेज ने भी ऐसा नीति अपनाया। जो शिल्पकारी का उद्योग था वो ढाका, मुर्शिदाबाद और सूरत, सूरत कहाँ है? गुजरात, है ना? यहाँ के जो छोटे छोटे उद्योग थे क्या हो गए? बंद हो गए, नष्ट हो गए। अब जो थोड़ा बहुत व्यवसाय कर रहे थे वो क्या हो गया? मजदूर यस सर। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ सर। हो गया ना? ये तो हो गया शिल्पकार पर। वन में रहने वाले वनवासी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या फायदा हो सर? कुछ मतलब वन में रहने वाले क्या बिनेंगे? वही तो बिनेंगे ना, महुआ, सर। चार, है ना, तेंदू, तेंदू का पत्ता, यस सर। और बहुत सारे, जैसे अभी बरसात में पुटू वगैरह बेच रहे थे, यस सर। है ना? तुमको कुछ चाहिए? महुआ चाहिए? हाँ, तो भी काहे उधर देख रहा है? महुआ का पानी चाहिए, दारू नहीं चाहिए। नहीं, उसका इज्जत करो, महुआ का पानी बोलो, दारू नहीं। अंग्रेज लोग एक काम और किए। अंग्रेज लोग उस समय रेल का आविष्कार कर लिए। रेलगाड़ी के साथ। हाँ, रेलगाड़ी। सर तुम लकड़ी। कौन कौन गए हैं रेलवाही के आसपास? उसके रेल के पटरी के नीचे में जो लगा रहता है, किसका लगा रहता है? सीमेंट वाला, है ना? तो जो शुरुआत में जब हुआ तो उसका इस्तेमाल करते थे लकड़ी का, लकड़ी और ऊपर ये वाला, है ना? अब ये लकड़ी आएगा कहाँ से? जंगल से, है ना? तो जो जंगल का लकड़ी वहाँ के आदिवासियों का, वहाँ के वनवासियों का, वहाँ के जो मूल निवासियों का खेती का, पेट का, रोजगार का जो साधन था, उसको काट के कहाँ लगा दिए? ये रेल में। आ रहा है ना? अब जब लकड़ियों का कटना शुरू होगा तो वहाँ के जो आदिवासी हैं वो कमाने का तो है नहीं उनके पास, है ना? क्योंकि जंगल ही उनका जीने का सहारा था। आज भी निर्भर है। बस्तर में, इधर अभी कोरबा तरफ चले जाइए, वहाँ के पूरे जंगल को काटने की स्थिति है। भाई वहाँ से कोयला कैसे निकालेंगे? जंगल को काटेंगे तो अभी निकलेगा, है ना? उतने बड़े एरिया, जो खासकर हमारे बिलासपुर के जो संभाग है उसका ऑक्सीजोन कहा जाता है उसको। ऑक्सीजन मतलब सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का सप्लाई वहाँ से होता है, ऐसा मानते हैं, है ना? क्योंकि सबसे बड़ा जंगल है। उसको काट करके कोयला निकालने के लिए प्राइवेट कंपनी को दे दिया, ठीक है? उसी का विरोध चल रहा है, बहुत दिन हो गया, 2 साल हो गए। कितना दिन तक मर जब ऑक्सीजन नहीं पास होता, सोचा नहीं कैसा इंसान इतना सनामा में भुयन में बैठा, भुयन में पैदा, भुयन में दिन पटा जा। हाँ माता, हाँ चल ठीक है, बैठ। सियानी आइए ना, चल ठीक है। एक खेती का नाम आता है झूम खेती। जैसे अभी महुआ का सीजन आएगा ना, तो आसपास को पूरा जला देंगे। मतलब जलाएंगे मतलब नीचे के जो खरपतवार रहेंगे उसको जला देंगे पेड़ के नीचे, और जब पेड़ के नीचे महुआ गिरेगा उसको बीन करके वो अपना रोजी चलाएंगे, है ना? और वर्ष जब वहाँ से ख़त्म हो जाएगा महुआ का, तो छोड़ करके दूसरे जगह चले जाएंगे और दूसरे जगह कुछ दूसरा खेती करें। तो मतलब एक जगह स्थायी खेती नहीं होता है, बदल बदल के खेती। हाँ, मतलब अपने जरूरत के हिसाब से घूम घूम करके खेती कर लेते हैं। जीवन चलना चाहिए। हाँ, घूम घूम करके जो खेती करते थे उसको कहते थे झूम खेती, है ना? यहाँ पर लिखा हो, एक आदम प्रकार का कृषि है जिसमें पहले वृक्षों वनस्पतियों को काट कर जला दिया जाता है और साफ की गई भूमि को पुराने उपकरण जैसे अरे नहीं हल नांगर और जुताई करके बीज बो दिया जाता है और फसल पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर होती है। उत्पादन बहुत कम होता है उसमें। आज के डेट में ठीक ठाक होता है, थोड़ा सा वैज्ञानिक पद्धति लगा। और जब वहाँ से खेती खत्म हो जाएगा तो पुनः दूसरे जगह जा करके खेती करें। कोई भी हो सकता है ना, मतलब स्थायी खेती नहीं है। जैसे आज के लिए हमारे इधर है ना स्थायी, है ना? तो आज भी 10 साल बाद 20 साल बाद में ही खेती करूँगा, तो वही स्थायी खेती है। लेकिन जब हम
अभी यहाँ लगा दिए, फिर कहीं वहाँ लगा दिए, कभी और कहीं लगा दिए खेती। तो कौन सा खेती बोलेंगे उसको? झूम की खेती, है ना। तो वैसा वाला झूम की खेती है। झूम की खेती पर क्या लग गया? क्योंकि उनको पेड़ काटना था, है ना। बहुत सारे जंगल को उत्पादन को अपने देश में ले जाना था। अब बताइए, जब तुम्हारे घर में आकर के तो तुमको ये कहे कि कोठार मेरा है, यहाँ पर कल से तुम अपना ध्यान नहीं रखोगे, तो क्या करोगे तुम? विरोध करोगे ना? विरोध करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे ना। हाँ, यही काम बोला था ये साहब ने। सुना इसका? बिरसा मुंडा, ये एक्चुअल में ये झारखंड के, जो आज का झारखंड है ना, वहाँ से बिलोंग करते हैं। बिरसा मुंडा। इन्होंने ही पहली बार ये कहा कि अबुआ दिसुम अबुआ राज, अपना जमीन अपना राज। अपना राज, समझ रहे हो ना? ये कह करके इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिए। इस बिरसा मुंडा ने इसके साथ साथ अबुआ दिसुम अबुआ राज के साथ साथ एक और काम किया था। वो ये बोले थे कि यहाँ कोई भगवान नाम की चीज नहीं है। उसके लिए क्या बोला था? इन्होंने ये कहा था, यदि इतना ही किसी टोने जादू वाले में है हिम्मत, अंग्रेज को मार के दिखा दो। है ना। और उन्होंने कहा कि भाई जब अंग्रेज को नहीं मार सकते, इसका मतलब इसमें कोई ताकत नहीं है। अगर शक्ति थी तो अंग्रेज को भगा के मस्त देना था ना। जितने भी वेद मंत्र ये सब कहाँ से आया है? कहाँ से आया? वेद से आया ना। वेद से, है ना। और वेद पुराण किसने रचा? आज के पंडितों की फैमिली ने। हाँ सर, पहले जमाना के ऊपर फैमिली में पंडित है, जन्म पहले जमाने के रचे ही चला भी हम कौरू ना। ये यदि भूत होता है तो भगवान भी होता है। जब भगवान होता है तो भूत, यदि भगवान नहीं होता है तो भूत भी नहीं। तब भूत होता है। हाँ, बिल्कुल तुम्हारे जैसे भूत जैसा। इसमें क्या है? तुम कुछ नहीं सर। कुछ भी नहीं है? किसी को लगता है इसमें कुछ नहीं है? जी नहीं। सच में जी नहीं। दिखा। अरे दिखा ना, मैं दिखाता हूँ अभी। तेरे घड़ी को दिखा। चालू करो इसको। हो गया? यस सर। हाँ? कैसे हो गए सर? मैं सबको दिखाऊंगा पहले। ये लो। इसमें भूत है? नहीं सर। तो क्या है? यही तो भूत है। बिरसा मुंडा ने अबुआ दिसुम अबुआ राज के साथ साथ एक और किसका विरोध किया था? मिशनरी और हिंदू जमींदार। ध्यान में रखेंगे। किसका विरोध किया था? मिशनरी और हिंदू जमींदारों का। मिशनरी का विरोध क्यों किया? मिशनरी मतलब जो ईसाई धर्म प्रचार कर रहे हैं, है ना। जो अंग्रेजों का एक धार्मिक संगठन था, जो आ करके ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। तो बिरसा मुंडा का मानना था कि ये ईसाई धर्म को ला करके हमारी जो मान्यता है, हमारी जो पूजा पद्धति है, हमारी जो रहन सहन है, उसको छुड़ाना चाहते हैं। मतलब अपन भगवान के प्रचार ज्यादा करके हमारे छुड़वाना कैसे? समझ में आ रहा है ना? इसलिए उनका विरोध किया। और दूसरी चीज किसका विरोध किया? हिंदू जमींदारों का।
इसलिए तो उसको फांसी हुआ तो कुछ नहीं बोले ना बाकी लोग, है ना? लेकिन सही करने लड़ी से। इसलिए जब उनको रांची के सेंट्रल जेल में फांसी दिया गया, हाँ, फांसी हो गई। इसका एक आंदोलन था जिसका नाम था उल गुलाम, और इस उल गुलाम के तहत उन्होंने किसकी लड़ाई लड़ी? जल, जंगल और जमीन। इसलिए तो कहा ना, अबुआ दिसुम अबुआ राज, हमारा जमीन पे हमारा ही राज चलेगा। बिरसा मुंडा और किसका विरोध किए? साहूकार। किसका विरोध किए? सूदखोर महावजान मतलब कौन सा, जिसको हम लेकर साहूकार, है ना? ये लोग जगह में ब्याज को 2 गुना 3 गुना बढ़ाते हैं, है ना? और उसके बदले वो, हाँ ठीक है, उसका अपना झारखंड की भाषा में दिगू नाम दिए थे। जैसे यहाँ पर हम लोग साहूकार महाजन बोलते हैं ना, तो उसको उस भाषा में दिगू कहते हैं। और उन्होंने जिसकी लड़ाई लड़ी वो क्या था? आदिवासियों की अस्मिता, स्वायत्ता और संस्कृति। समझ में आ गया? हाँ, जिसकी मैं इससे कुछ समय पहले कह रहा था ना, हसदेव, जो कोरबा का जेल को फेफड़ा कहा जाता है बिलासपुर का। हसदेव के घने जंगल छत्तीसगढ़ के 3 जिलों सूरजपुर, सरगुजा और कोरबा, कितने एरिया में फैला हुआ है? 1,70,000 हेक्टेयर। 1,70,000 में 2.5 को गुणा कर तो जो आंसर आएगा उतना ही बड़ा है। यहीं पर है कौन सा? बांगोबा, और इसमें 17-18 लाख आदिवासी रहते हैं। हसदेव परियोजना जिसको अभी ठीक है ना? कितने आदिवासी रहते हैं? लगभग 18 लाख। 18 लाख। और इनमें जो सबसे ज्यादा है वो गोंड, उरांव और लोहार जाति का व्यवस्था में देखेंगे। इस उरांव एक जनजाति जो जसपुर की तरफ रहते हैं, ये सरगुजा जसपुर है ना, इधर मिलते हैं ज़्यादातर। इतने बड़े एरिया को कोयला खदान के लिए छत्तीसगढ़ शासन और भारत सरकार दोनों मिल करके अडानी ग्रुप को दिए, इसके मैं जिक्र कर, है ना? आप बताओ, इतने जो आदिवासी हैं, लगभग 18 लाख आदिवासी कहाँ जाएंगे? है ना? इतने लोगों का जो रहन सहन है, संस्कृति है, वहाँ की इनकी रोजी और रोजगार है, छीना जाएगा कि नहीं जाएगा? है ना? तो जो काम अंग्रेज उस समय कर रहे थे वो आज भी भारत में हो रहा है।